के इस वीडियो में हम कंप्लीट जीके जीएस का पूरा रिवीजन करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और एक एक करके आप रिवीजन कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्ट्रॉन्ग जीके जीएस बन जाए। और एक एक करके हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे भी, और जो भी ऑप्शन होंगे उसको डिटेल में हम चर्चा करेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले, और अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, उसकी नोटिफिकेशन आप तक जाएगी। और अभी तक जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं अगर वो नहीं देखे हैं तो आप पूजा टेक्निकल क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है। ऑप्शन गिवन है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सेकेंड है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इत्यादि का वेतन, एंड थर्ड ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, फोर्थ ऑप्शन है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। सबसे पहले हम जान ले कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है ये किस अनुसूची में बात करती है। अनुसूची प्रथम अनुसूची फर्स्ट में। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इत्यादि और भी लोग हैं उनके वेतन के बारे में बात करता है दूसरी अनुसूची में। कितना? दूसरी। तो ये सेकंड में हो गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है जो ये 7वीं अनुसूची में बताया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो ये चौथी अनुसूची में इसका जिक्र है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि टोटल अनुसूची कितना होता है, 12 जो वर्तमान में है। 7वीं अनुसूची में बात करता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संघ सूची होता क्या है। तो जिस पे केंद्र सरकार काम करती है यानी कानून बनाती है उसको हम संघ सूची बोलते हैं, और राज्य सूची हम उसे बोलते हैं जिस पे राज्य सरकार कानून बनाती है। केंद्र सरकार जो कानून बनाती है संघ सूची में उस पे हस्तक्षेप राज्य सरकार नहीं कर सकती, लेकिन राज्य सरकार के जो टॉपिक हैं, विषय हैं, उस पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। संघ सूची में जो वर्तमान में टॉपिक हैं वो 100 टॉपिक हैं, और पहले इसमें था 97 था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। राज्य सूची में यहाँ पे अभी वर्तमान में 61 टॉपिक है और पहले इसमें 66 टॉपिक थे। समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें अभी 52 टॉपिक हैं यानी विषय हैं, और पहले यहाँ पे 47 टॉपिक थे। कितने थे? 47 टॉपिक। अब यहाँ पे एक और बात को हम बता दें जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जो यहाँ पे अनुसूची की बात है वो कौन सी आर्टिकल में, 7वीं अनुसूची की मैं बात कर रही हूँ। जो 7वीं अनुसूची है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल, इसको भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 246 में है। कितना? 246 में। और हम एक्स्ट्रा कवर कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं साथ साथ में। अनुसूची फर्स्ट में क्या है? अनुसूची फर्स्ट में है राज्य एवं यूटी के क्षेत्र के बारे में यहाँ पे जिक्र है। दूसरा में है वेतन, तीसरा में है शपथ, एंड चौथा में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एंड 5वीं अनुसूची में SC/ST का आरक्षण के बारे में है, एंड 6ठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में ST के जो जनजाति लोग हैं उनको विशेष से प्रावधान है। और 7वीं अनुसूची में है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, जो अभी हमने बताया। और 8वीं अनुसूची में है भाषा, मानक भाषाएं। और 9वीं अनुसूची में है भूमि संबंधित सुधार, जो कि पहला अमेंडमेंट एक्ट था, संविधान संशोधन पहली 9वीं अनुसूची को हुई थी। उसके बाद 10वीं अनुसूची में है दल बदल कानून, और 11वीं में है पंचायत की शक्तियाँ का बंटवारा, शक्तियाँ। और 12वीं अनुसूची में है जो लास्ट है नगर पालिका की शक्तियाँ। तो आपको ये रिवीजन हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। तो जो मैं बता दूं आपको कि बाजार विनिमय प्रणाली, बाजार को नियंत्रित करना अलाउद्दीन खिलजी के सबसे महत्वपूर्ण नीतिक पहलों में से एक था। अलाउद्दीन एक बड़ी सेना को बनाए रखना चाहता था, इसी कारण से जो है कि उसने दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमत को तय की थी। तो इसका सही उत्तर होने वाला है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक आयन M और आयन +3 है में 10 इलेक्ट्रॉन एवं 14 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है। तत्व M की परमाणु संख्या पूछा है यहाँ, और पिंड की संख्या पूछा है। तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो
तो ये एम है, एम क्या है, कक्षा जो KLMN जो होता है 2 8 8 18 32। तो सबसे पहले इसको कैसे निकालते हैं, निकालने का तरीका मैं बता दूं आपको। यहाँ पे एम जो है M3+ आयन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की हानि से बनता है ये। और एम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 + 3 13 हो गया टोटल, 3 यहाँ पे हो गया, 13 हो गया टोटल। उसके बाद एम में प्रोटॉनों की संख्या जो है, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या एक ही होता है, तो प्रोटॉन की संख्या ये निकल के आया 10 + 3, ये प्रोटॉन की संख्या हो गया, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 दिया हुआ है, तो 13 प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या होता है। तो परमाणु संख्या तो आपको ज्ञात हो गया, कितना 13 हो गया। उसके बाद पिन की संख्या पूछा है, तो न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को आप ऐड कर लीजिएगा तो पिन की संख्या ज्ञात हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 14 दिया हुआ न्यूट्रॉन की संख्या, और हमने प्रोटॉन की संख्या निकाल के लाई है 13, तो 14 और 13 कितना हो गया, 27 हो गया। तो यहाँ पे 13 परमाणु संख्या आया, और सॉरी 27 है यहाँ पे, 27 यहाँ पे आया पिन की संख्या। तो ऑप्शन इसका कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन फर्स्ट मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, एक लड़का एक दूरस्थ पहाड़ी से अपने आवाज़ की प्रतिध्वनि, यानी कि प्रतिध्वनि समझ रहे हैं, ध्वनि यहाँ से निकली और फिर रिटर्न हुआ, 1 सेकेंड बाद सुनता है। ध्वनि की गति 340 मीटर पर सेकेंड है। लड़के से पहाड़ी की दूरी पूछा है इसने कि दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हम दूरी मान लेते हैं, डिस्टेंस जो है वो D है। कितना है, D है, D माना है हमने। उसके बाद क्या होगा, एक जाने में और आवाज़ को वापस लौटने में, तो 2D हो गया, 2D हो गए। 2D इक्वल टू हो जाएगा ध्वनि का बेग, कितना बेग है यहाँ पे, V × T इंटू आने जाने में लगा समय T हो गया। तो D यहाँ से निकल के आ जाएगा V × T/2 हो जाएगा। यहाँ पे बेग दिया हुआ कितना, 340 दिया हुआ है, और टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड दिया हुआ है, और अपोन में 2 करेंगे, इसको भाग दीजिएगा आप, तो ये 170 मतलब कट जाएगा, तो इसका 170 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। दूरी क्या आ गया, 170 मीटर आ गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त होती है, यानी कि कौन सी गैस रिलीज होती है। तो सबसे पहले हम इसका एक इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या क्या यहाँ पे रिएक्शन कराने के लिए मिलाया जा रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या सूत्र होता है, मैं पिछले वीडियो में भी इसकी सूत्र बताई थी। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है, NaHCO3, और इसको रिएक्शन करवाना है सिरका से। सिरका को बोलते हैं एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। CH3COOH, और जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जब इसके साथ रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होता है, तो क्या बनता है यहाँ पे, CH3COO इसके साथ आ जाएगा, और H2 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विमुक्त हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन गिवन है, तो जो कैमरे में लेंस का यूज करते हैं वो होता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ऑप्शन इसका फर्स्ट है। इससे रिलेटेड थोड़ा जान लेते हैं और भी। उत्तल लेंस ये जो है कैमरे के प्रकाश रोधी बॉक्स के आगे को भाग में लगा रहता है ये, जिसे कि अर्धदृश्य लेंस भी इसको बोलते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे, पादप जल संबंधों में ये जो यहाँ पे
दर्शाया गया है उसको हम आगे बताते हैं। इसी को पूछ रहा है यहाँ पे, प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो ये जो इंडिकेटर है इसको बोलते हैं जल विभव। क्या बोलते हैं? जल विभव, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल। इसका सही उत्तर हो जाएगा जल विभव। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, काला जार किससे संचारित होता है? तो जो काला जार संचारित होता है वो सिकता मच्छी से। क्या? सिकता मच्छी से। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। जो मक्खी होता है वो काला जार का रोग वाहक होता है, और इस रोग से कौन कौन सी चीज प्रभावित होता है? यकृत और प्लीहा, अस्थिमज्जा, ये सब जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, एंड दूसरा ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एंड थर्ड ऑप्शन है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ ऑप्शन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट उत्तर। अब हम इसमें थोड़ा सा और भी पॉइंट को ऐड करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट करने का नहीं है। क्या है? वोट करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसमें वो भाग ले सकते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में हर वैसे मामलों में जिसमें भारत सरकार संबंधित होती है, उसमें वही जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, किस कर को 1994 से लेकर के 95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ऑप्शन गिवन है, सीमा शुल्क, कॉरपोरेशन कर यानी कि टैक्स जिसको बोलते हैं, सेवाओं पर कर और आय पर कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवाओं पर कर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले थे वो बौद्ध भिक्षु थे। उनका नाम पद्म संभव। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो जो गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हम इसमें बात करें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो कब प्रारंभ की गई थी? ये जो है प्रारंभ किया गया था 12 मार्च 1930 को, 1930 गुजरात में के अहमदाबाद में। अब हम जो ऑप्शन गिवन है उसको भी हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। पहला यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1917 में। कब? 1917 में इसकी शुरू हुई थी। और इसमें क्या था, ये जो शुरू हुआ था बिहार के चंपारण जिले में। कहाँ? बिहार के चंपारण जिले में। और ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का। ध्यान में रखिएगा इसको, पहला सत्याग्रह था गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस, ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला ये पहला आंदोलन था। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला ये आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 की इसकी शुरुआत हुई थी असहयोग आंदोलन को। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, आवश्यकताओं की मांग कैसे होती है? ऑप्शन गिवन है लोचनीय, दूसरा ऑप्शन है पूरी तरह आलोचनीय, एंड थर्ड है आलोचनीय, एंड फोर्थ है पूरी तरह लोचनीय। तो ये जो लोचनीय और आलोचनीय है इसको बारे में हम सबसे पहले समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा पूरी तरह आलोचनीय। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। अब समझते हैं कि आलोचनीय का अर्थ क्या है।
इसका अर्थ है कि मूल परिवर्तन से मात्रा की मांग में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। जो वस्तु जितनी ही आवश्यक होती है उसकी लोच उतनी ही कम होती है। कहने का मतलब क्योंकि इसकी कीमत जो है कुछ भी हो लोग उसे खरीदेंगे ही। एग्जाम्पल तौर पे हम समझेंगे एक छोटा सा, जैसे कि जल के ले लीजिए, वाटर को। वाटर एक आवश्यक वस्तु ही है, इसकी कीमत कुछ भी हो लोग इसको खरीदेंगे ही। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी नहीं है, तो लोग इसको खरीदेंगे ही क्योंकि ये आवश्यकता इसको ज़्यादा है। इस प्रकार की वस्तुओं को पूरी तरह आलोचनीय आलोचनीय प्रवृत्ति दिखाती है कि आवश्यकता इसको ज़्यादा है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये पूरी तरह आलोचनीय में ये दर्शाता है। तो ऑप्शन इसको समझ में आया होगा, ऑप्शन इसका 2 है सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक जो है धन विधेयक है? ऑप्शन गिवन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या राष्ट्रपति। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बता दें आपको कि लोकसभा जो है, लोकसभा का अध्यक्ष जो प्रेजेंट में कौन है, ओम बिरला, यह प्रमाणित करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और ये जो सारी बातें हैं वो आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है। किसमें? 110 में। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट को हम बात कर ले, लोकसभा किस आर्टिकल में है? लोकसभा 81 आर्टिकल में है, 81 आर्टिकल में बताया गया है लोकसभा के बारे में। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष जो है ओम बिरला हैं। और लोकसभा का गठन कब किया गया था? लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। कब? 1952 को लोकसभा का गठन किया गया था। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना होता है? 552। कितना? 552 होता है। लोकसभा का प्रथम सत्र कब शुरू हुआ था? 13 मई 1952 को। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आपको चीज़ें समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो सबसे दूर वातावरणीय को क्या बोलते हैं? सबसे पहले हम इससे रिलेटेड जान लेते हैं। वायुमंडल के निचले भाग को, जो कि 4 से 8 मील तक फैला हुआ है। वायुमंडल के निचले भाग को क्षोभमंडल और उसके ऊपरी भाग को समतापमंडल, और उसके और ऊपर भाग को क्या बोलते हैं? मध्यमंडल बोलते हैं। और उसके और ऊपर को हम क्या बोलते हैं? मध्यमंडल के ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? आयन मंडल बोलते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे अर्थ हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्षोभ मंडल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे संताप मंडल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो है मध्यमंडल हो जाएगा, और यहाँ पे आयन मंडल हो जाएगा। अब यहाँ पे बता दें आपको कि ओजोन का लेयर कहाँ पे होता है। ओजोन जो है, ओजोन परत पृथ्वी के संताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह से ऊपर लगभग कितना 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक जाती है। और ये जो है सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरण यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे को पृथ्वी तक आने से रोकती है। और यहाँ पे बता दें कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है। तो जो हवाई जहाज उड़ता है वो संताप मंडल में। तो आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि हम ज़्यादा मोटिवेट हों और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग ऐसी कंटिन्यूटी बनाए रहें। आपको मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी आपको इसमें प्रॉब्लम आती है जीके जीएस में, वो दूर हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम कवर करेंगे और साथ में रिवीजन के साथ हम पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।